वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बायोलॉजी क्लास 12 से जुड़े हुए चैप्टर 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पेपर में आते हैं। आइए हम उन प्रश्नों से जुड़े और उनके क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से वे क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उन क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो कुछ प्लांट एवं कुछ इंसेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन प्रश्नों की। तो प्रश्न पहला है हमारा, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार का, चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार का और इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है 1 प्रकार का। तो सही आंसर है इसका 3 प्रकार का। तो जीवों में जनन जो है 3 प्रकार से होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 3 प्रकार का। तो जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनन की कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जनन की कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है। तो पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन है अलैंगिक जनन, तीसरा ऑप्शन है कायिक जनन और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है यह है हमारा लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैंगिक जनन, जो कि जनन के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि नर एवं मादा दोनों मिलकर यहाँ पर संयुग्मन करते हैं। जो दोनों के संयुग्मन से जो युग्मक बनता है वही विधि लैंगिक जनन कहलाती है और लैंगिक जनन विधि जनन की सबसे अच्छी विधि मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक लिंगी प्राणी है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है केचुआ, दूसरा ऑप्शन है जोंक, तीसरा ऑप्शन है टैपवर्म और चौथा ऑप्शन है तिलचट्टा। यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है तिलचट्टा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीनों ऑप्शन केचुआ, जोंक और टैपवर्म की, जो कि तीनों द्विलिंगी प्राणी हैं, जिनमें एक ही शरीर में दोनों लिंग पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तिलचट्टा है वह एक लिंगी प्राणी है, जिसमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, प्रकंद का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अरबी, प्याज, अदरक और आलू। तो यहाँ पर जो प्रकंद का सही आंसर है वह है हमारा अदरक, जो कि इज राइट आंसर। अदरक यहाँ पर सही आंसर है प्रकंद के उदाहरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, तोते की जीवन अवधि मानी गई है। यहाँ पर तोता यानी कि जिसकी जीवन अवधि यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 140 वर्ष, 130 वर्ष, 122 वर्ष, 111 वर्ष। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है हमारा 140 वर्ष। तो तोते की जीवन अवधि सबसे ज़्यादा यहाँ पर 140 वर्ष मानी गई है, जो कि यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 140 वर्ष, इट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि प्राइमेट्स में जनन के दौरान चक्र होता है। तो प्राइमेट्स में जनन के दौरान कौन सा चक्र होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऋतुस्राव चक्र, जो कि प्राइमेट्स के दौरान यहाँ पर पाया जाता है। तो वो है सही आंसर ऋतुस्राव चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं, मध्य चक्र प्रदर्शित करने वाला जीव है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है भेड़, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है कुत्ता और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो मध्य चक्र प्रदर्शित करने के लिए भेड़, गाय, कुत्ता तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा आवासी फल है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी, दूसरा अखरोट और सी नंबर पर सेब और चौथा है उपयुक्त तीनों। तो आवासी फल के नाम से हम तीनों को जानते हैं, अखरोट को भी, स्ट्रॉबेरी को भी और सेब को भी। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो है आंसर नंबर टी, जो कि उपयुक्त तीनों बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भ्रूणपोष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है भ्रूणपोष है।
पहला ऑप्शन है एक गुणित, दूसरा ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, चौथा ऑप्शन है बहुगुणित। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वह है हमारा त्रिगुणित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर त्रिगुणित यानी कि जो भ्रूणपोष है वह 3 बार संनियत हो सकता है। तो ऐसा पोष जो 3 बार संनियत हो जाए वह भ्रूणपोष कहलाता है। दूसरा जो सही आंसर है इसका, जो तीसरा आंसर है, बहुत सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होता है। जब त्रिसंलयन, अभी हमने लास्ट ऊपर ऑप्शन पढ़ा था कि 3 बार संलयन होने वाला, तो पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा ऑप्शन है भ्रूणकोश और तीसरा ऑप्शन है भ्रूणपोष और चौथा है बीज। तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर ही लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसके रिगार्डिंग देखते हुए यहाँ जो सही आंसर आएगा हमारा वह है हमारा भ्रूणपोष, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, क्वेश्चन आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11, परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है। इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट हमारे 2017 में बायोलॉजी बायो के पेपर में क्वेश्चन नंबर वैकल्पिक क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया ध्यान से देखें ऐसे कि परागकण का बाह्यचोल किसका बना होता है। तो परागकण का जो बाह्यचोल है वह बना होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिन, जिसके माध्यम से यह विकसित होता है। परागकण के अंदर विकास की मात्रा जो बढ़ती है स्पोरोपोलिन के कारण होती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो वह स्थान जहाँ बीजांडासन से जुड़ता है क्या कहलाता है। वह स्थान जहाँ बीजांडासन से जुड़ता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है निभाग, दूसरा ऑप्शन है बीजांडद्वार, तीसरा ऑप्शन है बीजांडकाय, चौथा ऑप्शन है नाभिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है उस आंसर की हम बात करें तो सही आंसर है हमारा नाभिक। और यहाँ पर निभाग की बात करें जो कि एक पूरे आवरण में ऊपर की तरफ पाया जाता है। बीजांडद्वार की बात करें तो बीजांडद्वार सबसे ऊपर होता है, बीजांडकाय जो कि मध्य में पाया जाता है। तो जो नाभिक है वह मध्य में ही पाया जाता है और बीजांडकाय मध्य नाभिक के आसपास पाया जाता है। तो यहाँ पर आकर एक बीजांड जो कि जुड़ता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भ्रूणकोश में एम्ब्रियो सैक पराग नलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है वह है पहला अंडकोशिका, द्वितीय है हमारा कोशिका केंद्रीय कोशिका, तृतीय है हमारा चिरस्थायी कोशिका और चतुर्थ है अपहासी कोशिका। तो इनमें से जो सही आंसर है हमारा वह है हमारा डी, अपहासी सहायक कोशिका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडकोशिका की। एक अंडकोशिका का आकार जो है वह एक पूरे ऑप्शन में इस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं। अंडकोशिका जो कि यहाँ लास्ट में नीचे हिस्से की तरफ एक इस आकार में दिखाई देती है, इसको हम कह सकते हैं एग सेल। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं केंद्रीय कोशिका, तो केंद्रीय कोशिकाएं दोनों केंद्र में पाई जाती हैं, सेंट्रल सेल के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर जो चर सहायक कोशिकाएं हैं वो इसी सेंट्रल सेल्स के दोनों आसपास पाई जाती हैं। तो यहाँ से भी कोई भी कोशिका एंटर नहीं कर सकती है। लेकिन अपहासी सहायक कोशिकाएं जो यहाँ मेन द्वार के ऊपर के हिस्से में पाई जाती हैं, अपहासी सहायक कोशिकाएं यहाँ से लेकर के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर पाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कैरोलस लिनियस, आर.एच. व्हिटेकर, मॉर्गन और नवासचंद। तो यहाँ पर द्विनिषेचन की खोज की हुई है नवासचंद ने, जो कि निषेचन के महान जनक माने गए हैं नवासचंद। तो यहाँ पर उन्होंने द्विनिषेचन की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला क्रोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर दूसरा एंथ्रोकॉर्पी, ऑप्शन नंबर तीसरा पॉलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पेलोनोकॉर्पी। तो यहाँ पर जो परागकण के अध्ययन को कहा जाता है वह है हमारा पेलोनोलॉजी, जो कि बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। तो पेलोनोलॉजी जो कि परागकण के अध्ययन को कहा जाता है और इसके माध्यम से हम पूरे परागकण की जानकारी ले सकते हैं। परागकण कितना प्रकार का होता है, परागकण कैसे विकास करता है, और इस सभी की जानकारी हमें इस पेलोनोलॉजी के अंतर्गत मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये पूरे 15 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और हम सब स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन से जुड़े हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे और आगे आने वाले चैप्टर्स की इस तरह हम तैयारी करते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट से हमारा
निवेदन है कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे देखते रहें। धन्यवाद।